हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वैद्युत धारा में ओम के नियम के बारे में। जी बच्चों, आपने सही सुना, आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है और यह 100% है। इसमें 0.001% भी कोई डाउट नहीं है कि इस बार के आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो ओम का नियम हमेशा निश्चित रहता है कि आना ही आना है। इससे पहले मैं बता देता हूं, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने प्रतिरोध को बहुत अच्छी तरीके से प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम को, और ओम के नियम पढ़ने के बाद से हम प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर आने वाले सवालों को हल करेंगे। ओम के नियम पर आने वाले सवालों को हल करेंगे। इसके बाद बच्चों हम जो लेक्चर देखने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे कोई क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। उन्होंने प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, उससे आने वाले क्वेश्चन भी और उसका डिराइवेशन भी। और यहाँ पर ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। मैंने जैसा कि बताया 100% चांसेस है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आते हैं। एक ओम का नियम जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, और एक या तो प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न या तो प्रतिरोधन को संयोजन का जो डिराइवेशन होता है, वो दोनों में से कोई एक आएगा। तो मैं इसको सबसे पहले लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों जो आप लोगों ने हमने देखा, जो हमने कल प्रतिरोध में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? भूल गए। ऐसे भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर जी? R इक्वल टू, सर बता दीजिए ना, V/I। तो हम वो फॉर्मूला जो गया था वो ओम के नियम से ही गया था बच्चों। ठीक है, वो फॉर्मूला ओम के नियम से ही गया था, लेकिन क्योंकि पहले प्रतिरोध बताना जरूरी था तो मैंने वो फॉर्मूला आप लोगों के सामने जिक्र कर दिया। तो ओम के नियम का फॉर्मूला बहुत आसान और बहुत अच्छे शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो मैं समझा देता हूं, उसके बाद से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। डिफिनीशन इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए डिफिनीशन हम बहुत सटीक शब्दों में लिखेंगे, जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स भी न काटे। तो डिफिनीशन बहुत सुंदर हम लिखेंगे इसका, क्योंकि ये आता है डिफिनीशन। चलिए, तो पहले हम बता देते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। समझ जाइए, ये हमारे पास एक चालक है। ओम सर ने बताया, इन्हीं के आधार पर हमने प्रतिरोध का मात्रक भी ओम रखा है बच्चों। ये हमारे पास एक चालक है, तो इन्होंने बताया कि जो चालक है, इस चालक में हम कोई ना कोई बैटरी जोड़ रहे हैं। जैसे हमें धारा मान लीजिए बहाना है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चालक था, ये चालक मान लीजिए हमारे पास है पहले से। अब इस चालक में हमें वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो हम वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सर जी? बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी जोड़ने का मतलब इसके सिरों पर विभव लगाएंगे ना, जो भी लगाएं, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, जितने भी वोल्ट हम लगाएंगे इस पर हम कुछ ना कुछ विभव लगाएंगे। तब इसके बाद से इसमें जो धारा होगी, जो मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, डिग 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 ये चलने लगेंगे। तो मान लीजिए इसमें धारा I चलने लगे। और हम लोगों ने कल पढ़ा भी था प्रतिरोध में कि अगर हम जैसे ताप को परिवर्तन करते हैं तब प्रतिरोध परिवर्तन हो जाता है, चालक की लंबाई में परिवर्तन करते हैं तब परिवर्तन हो जाता है, चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं तब प्रतिरोध परिवर्तन हो जाता है, और जब प्रतिरोध परिवर्तन होगा तो धारा भी परिवर्तन होगा। तो इन सभी अनुमानों को मापते हुए इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक में, क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला? ध्यान से सुनेगा। किसी चालक के सिरों पर लगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए, तो किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर, यानी कि जिस चालक को हम धारा प्रवाहित करने के लिए जिस बैटरी से जोड़ रहे हैं, जिसे विभवांतर से जोड़ रहे हैं, वो विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा, जो इसमें धारा बह रही है, इसका अनुपात सदैव नियत होगा। क्या होगा? इसका अनुपात क्या होगा? सदैव नियत होगा। यानी कि जो V/I का अनुपात होगा ये नियत होगा। यही ओम सर ने बताया था। क्या बताया था? V/I बराबर नियत, ये इन्होंने बताया था। तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम? तो देखिएगा, पहले इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, इसको लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से हम इसके फॉर्मूले का भी जिक्र करेंगे, इसका फॉर्मूला भी हम लिखेंगे।
चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, देखिए पक्का 2 नंबर में आएगा, बार बार जिक्र कर दे रहा हूं। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, किसी चालक की भौतिक अवस्था, अगर ये शब्द आपने लिखते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा, भौतिक अवस्था। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ा है कि प्रतिरोध भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। भौतिक अवस्था जैसे कि ब्रैकेट में लिखिएगा ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, इतना सटीक आपको कोई नहीं लिखवाएगा। आपको अलग अलग प्रकार से डिफिनीशन मिलेगी, इतना सटीक कोई नहीं लिखवाएगा। और इसी को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई आई इज इक्वल टू नियतांक, और यही नियतांक हमारा क्या हो जाता है, V बाई आई इज इक्वल टू में R, V इज इक्वल टू आई आर। अब बच्चे कहेंगे सर R नियत कैसे है, यहां पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, जब किसी भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए, ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उस अवस्था में जो हमारा प्रतिरोध R होता है वो क्या होता है, वो नियत होता है बच्चों। तो ये हमारा ओम का नियम, कुछ लोग इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू में आई आर, होता वास्तव में ये है, वास्तव में जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ पढ़ लेता हूं, इसको लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टिक कर लीजिए कि 2000, मैं लिख देता हूं, देखिए ये 2023 के पेपर में आने वाला है, ये 2023 के पेपर में आने वाला है, 100% लिख लीजिएगा भाई। जिनको भी परेशानी है वो साफ साफ लिख ले कि ये 2023 के पेपर में आने वाला है, मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे कि ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में परिवर्तन नहीं किया जाता है, आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर, जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा हुआ है, चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। अब इसको आप 2 नंबर में आया तो इतना लिखने के बाद से ये लिख दीजिए, और ये लिखने से पहले आप एक स्टेप और कर लीजिएगा कि माना किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया है तथा उसमें धारा आई बह रही है, तब ओम के, तब आप लिखे, तब लिखने के बाद से आप ये चीज़ लिखिएगा, क्योंकि ये V बाई आई कहाँ से आ गया,
हम तो समझ जा रहे हैं, एग्जामिनर भी समझ जाएगा ऐसे, लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है कि माना किसी चालक के सिरों के बीच v विभवांतर लगाया गया है तथा उसमें बहने वाली धारा आई है, तब v/r = नियतांक, इसको ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए ब्लैक पेन से। तो ये हमने पूरे 2 नंबर का प्रश्न किया, ये 100% 2023 में आने वाले हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलेंगे तो मैंने बात किया था हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं कि पहले नहीं, इससे संबंधित हम क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर अब हम पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने के बाद से कम हमें एक लेक्चर चाहिए पूरा का पूरा प्रतिरोधों के संयोजन पर प्रश्न हल करने के लिए। पहले तो एक लेक्चर चाहिए, उसके हमें सीरीज, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि श्रेणी क्रम में कैसे हम उसका डिफिनीशन निकालें, फिर कैसे उसका वो निकालें। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ, मतलब जो चीज़ें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ ही क्वेश्चन खत्म हम लोग करते चलेंगे। चलो चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जल्दी में विशिष्ट प्रतिरोध में मुझे लगता है थोड़ी सी हम लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी। विशिष्ट प्रतिरोध में जब हम लोगों ने लिखा था, एक बार मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं सबसे पहले ही क्लियर करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। जो हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध लिखा था उसको हम लोगों ने इस प्रकार लिखा था, R में L/A, और विशिष्ट प्रतिरोध हमारा यहाँ रह गया था। और हाँ, गलती से शायद मैंने इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बता दिया था क्योंकि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध थोड़ी ना है, तो R है ना, विशिष्ट प्रतिरोध तो हमारा ये जो नियतांक आता है वो है। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला देखिए, मैं एक बार फिर से लिखवा दे रहा हूँ, λ में R/A/L, ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। अगर मैंने कल सही बताया था तो ठीक है, फॉर्मूला तो मुझे लग रहा है मैंने यहीं पर लिख के छोड़ दिया, मैंने विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निकाला। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध आपसे अगर पूछेगा, अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो R/A/L, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अगर आपसे पूछता है तब। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, कर पाएंगे आप लोग? ठीक है सर, कर पाएंगे। एक बात यहाँ से और नोट कर लीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है। ऐसे तो मैंने इसको कल बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये पदार्थ का गुण है। यानी कि अगर बात की जाए कि मान लीजिए हमारे पास 2 वायर हैं, जैसे कि हमने कल एग्जांपल लिया था, थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से नहीं समझा, यहाँ पे आपको क्लियरिटी कर देता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध में। जैसे कि हमारे पास 2 वायर हैं, जैसे कल हम लोगों ने समझा, अगर ये 1 मीटर है और ये अगर 2 मीटर है तो इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध मान लीजिए R2 है। भाई दोनों के प्रतिरोध अलग अलग होंगे ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था लंबाई के साथ, क्षेत्रफल के साथ जो हमारा प्रतिरोध होता है वो परिवर्तन होते रहता है। ठीक है सर, ये हमने भी पढ़ा था, यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर बस मैं आपसे ये बोल दूँ, ठीक है, अगर देखिए फिर आपसे अगर ये चीज़ें बस बोली हुई और बोला हुआ है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध λ1 है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो λ2 है, लेकिन अगर बस आपसे ये बोल दिया जाए, सॉरी माफ कीजिए, अगर बस आपसे ये बोल दिया जाए कि ये जो दोनों रॉड हैं, जो दोनों चालक हैं, बस एक शब्द बोलूंगा, ये दोनों चालक आयरन के बने हुए हैं,
लोहे के यानी कि आयरन के बने हुए हैं। जैसे ही ये शब्द आपको बताया जाएगा कि ये दोनों रॉड आयरन के बने हुए हैं, तब इनका प्रतिरोध तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का गुण है, तो अब आयरन का गुण आयरन का ही गुण रहेगा। अब आयरन की लंबाई जैसे समझिएगा, अगर चीनी है, चीनी हम 1 पाव ले या 1 किलो ले, वो मीठा है तो मीठा ही रहेगा। वो अपने मिठास के गुण को 1 किलो में भूल थोड़ी ना जाएगा। या अगर हम नमक ले लें तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर हम पानी ले लें तो हम 1 गिलास पानी ले या 1 बोतल पानी ले, पानी के प्रकृति में उसके गुण में कोई परिवर्तन आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो इसी प्रकार से चाहे ये आयरन का रॉड बड़ा हो या छोटा हो, प्रतिरोध अलग अलग होगा कि प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो क्षेत्रफल पर यहां से अगर हम देखें तो निर्भर कर रहा है। तो आप समझे नहीं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। जो इस फॉर्मूले को देख के बताएंगे वो ये समझे नहीं कि फॉर्मूला कहां से आया। कल कुछ चीजें हम लोगों ने लिखी थी, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। हमने जो इसका फॉर्मूला लिखा था तो कैसे लिखा था? प्रतिरोध क्षेत्रफल के प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के वृत्तक्रमानुपाती होता है। फिर इसको हम लोगों ने कुछ इस प्रकार लिखा था, R इज L/A। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया था तो क्या आया था? यानी कि ये क्या है? एक नियतांक है। सर ऐसे तो R भी नियतांक है, तो यहाँ पे R तो बताया, R तब नियतांक है जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो ये है हमारा सिग्मा, ये पदार्थ का गुण है। समझ में आ रहा है? दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर प्रश्न आते हैं। अभी मैं एक प्रश्न सबसे पहला उसी पे करवाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि पूछा गया आपके पेपर में 2016, 2018, 2019, 2020 और 2022 में भी। 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर अच्छे से चर्चा करनी जरूरी हो गई। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। चलिए ध्यान और माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी कैमरे में दिक्कत हो गई। चलिए क्या करेंगे, ये नीचे तारों का जाल रहता है ना, बच बचा के चलना भी पड़ता है। देखिएगा कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम तथा उसकी लंबाई 4 मीटर तथा क्षेत्रफल 8 मीटर और इसको कर लीजिएगा 4, तरह क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना, चेक कर लो, नहीं तो क्षेत्रफल इधर लिख दूंगा, दिखाई दे रहा है। चलिए क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। यदि इस चालक तार को पीट कर इसकी, यहां पे देखिए आपको एक मेनली बेसिक वाला ही आपको दे रहा हूं, यहां पे करिए, ये वाला और अच्छा रहेगा। तार की लंबाई L तथा उसकी लंबाई L मीटर तथा क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। यदि इस चालक के तार को पीट कर
पीटकर इसकी लंबाई को दोगुनी तथा क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है। ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है तो चालक का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लिख लीजिएगा, बता रहा हूं। 14, 16, 18, 19, 20, 22 इतनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझिएगा जरूर से। और 1-2 नंबर में नहीं, अच्छे नंबर में आने वाले प्रश्न है। 4 नंबर में आने वाले ये प्रश्न है। कभी कभी 2 नंबर में भी आया। जब नंबर दिया रहता है तो 2 नंबर में आता है, अधिकतर देखा गया है। लेकिन जब ए भी दिया रहता है तो 4 नंबर में प्रश्न को ले जाता है। ठीक है सर। निकालना, अब प्रश्न करने का तरीका आपको क्या बताया गया सर? प्रश्न पढ़ते हैं, जो चीजें मिली हुई हैं, जो बताया है और जो पूछा है उसे लिखना है। लिखिए, कह रहा है यदि चालक का प्रतिरोध 5 ओम, R1 5 ओम है तथा उसकी लंबाई L, जो L है L1 वो क्या है? L है, तथा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो A है, तो A1 कर दीजिए। इसको क्या है? A मीटर स्क्वायर है। अब दूसरी तरफ बात कीजिए, कह रहा है अब इसको पीट कर, जैसा कि हम लोग प्रतिरोध समझ रहे थे तो हम लोग पीट पाट कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, तो इसको पीट कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। यानी कि जो नई लंबाई है L2 वो क्या है? वो L के दोगुनी है, यानी कि 2L1, यानी कि 2L है। ठीक है, ठीक है सर। फिर कह रहा है उसको जब पीटा जाता है, अब जाहिर सी बात है अगर आप इस चालक को लिए हुए हैं जैसे हम ही, अब इसको हम पीटना चालू करें, जाहिर सी बात है इसकी लंबाई बढ़ेगी। और जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये भी जाहिर सी बात है कि इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो घटेगा। लंबाई बढ़ेगी, अब हो सकता है इस अनुपात में न घटे जो दिया हुआ है, लेकिन घटेगा। अब जितना घटे, जैसे आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम रबड़ को ले लें। रबड़, थोड़ा सा जो मोटा वाला रबड़ एक आता है, वो देखिए उसको हाथ में पकड़ रही है और जब उसको खींचेंगे तो पतला होता जाता है, यानी कि उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और मुझे कोई दिमाग में वैसा ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है तो मैं आपको एग्जांपल देता, आप समझ गए होंगे कि अगर हम इसको पीटते हैं तो इसकी लंबाई तो भाई बढ़ेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है वो घटता जाएगा। यही नहीं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये घटता जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका घट कर क्या हो जा रहा है? जो A2 है वो A का आधा हो जा रहा है। तो हमसे कह रहा है कि नए प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए। तो चालक के नए प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए, यानी कि पीटने के बाद से जो प्रतिरोध R2 है उसे हमें ज्ञात करना है। ये 4 नंबर में आने वाले प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ही हार्ड करवा दिया, हार्ड नहीं है, समझेंगे तो बहुत इजी है। इतनी चीजें सर समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू में सिग्मा L/A। इसी फॉर्मूले को बस यूज़ करना है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए। कैसे सर? 2 समीकरण हम बनाएंगे। पहला R1 यानी कि 5 ओम, R की जगह पे 5 ओम, और यहाँ पे L1 सर दिया हुआ है सिग्मा L, और L दिया हुआ है L अपॉन में क्षेत्रफल ये है। एक समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण ले लीजिए, जब कंडीशन सेकंड, तो प्रतिरोध R2 हो गया, लंबाई सर हो गया 2L अपॉन में A/2, 1/2। सर ये कंडीशन बना, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये बताइए, सॉरी यहाँ पे मैंने लेमडा छोड़ दिया, क्या ये दोनों लेमडा एक ही होगा? अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जो लेमडा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सॉरी, सिग्मा जो होगा क्या होगा? लेमडा कहते हैं ना इसको, लेमडा नहीं कहते सर, सिग्मा, रो कहते हैं शायद, रो या सिग्मा याद नहीं आ रहा है, रो ही कहते हैं।
तो ये क्या होगा, रो ही कहते हैं इसको, ये क्या होगा, ये सर सेम होगा। क्यों सेम होगा, अरे इसको हम इसी चालक को पीट पीट कर बड़ा कर रहे हैं, तो इसका पदार्थ में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मेन क्वेश्चन यही, इसके बाद से ओम का नियम बहुत आसान है, उस पर क्वेश्चन करना बहुत आसान आता है। तो पीट पीट कर लंबा कर, पदार्थ तो वही है, तो सिग्मा सेम है, तो बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दीजिए, समीकरण 2 से 1 को भाग दीजिए, समीकरण 2 से 1 को भाग देने पर क्या हो जाएगा सर, R2 अपॉन में 5 इक्वल टू में सिग्मा 2L अपॉन में A/2, तो A/2 का ऊपर 2 चला जाएगा यहाँ पे, अपॉन में सिग्मा L अपॉन में A। अब अगर चीज़ें देखी जाए तो A से A कट जाएगा, सिग्मा से रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, चीज़ें क्या बचेंगी सर, R/2 अपॉन में 5 इक्वल टू में 2 2 जा 4, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 20 ओम। आंसर हो गया। यही प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था और हम लोगों ने बहुत चालाकी से साथ प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब हम जल्दी से इसको देखिए, हमको लग रहा है मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब हम लोग देखेंगे ओम के नियम के संबंधित सवाल, इसका स्क्रीनशॉट इसको लेना है, वो ले लिया होगा। चलिए ओम के नियम से संबंधित एक सवाल देखेंगे और इस वीडियो को बंद करेंगे। ओम के नियम से संबंधित सवाल कैसे आएगा सर, दिया रहेगा सिंपली आपको प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। देखिए कह रहा है यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर जो आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट है तथा उसमें बहने वाली धारा I है, यदि चालक का प्रतिरोध 5 ओम हो तो धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि I ज्ञात कीजिए। कैसे होगा सर, सिंपली आप ओम का नियम क्या पढ़े थे सर, हम पढ़े थे R इक्वल टू में V इक्वल टू आई आर, जो हमने आपको बताया था V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, I इक्वल टू V/R। बहुत बढ़िया, I तो V कितना दिया हुआ है सर जी, V दिया हुआ है 10 और R 5 2, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। हो गया, बस बच्चों हो गया, ओम का नियम खत्म। ऐसे ही प्रश्न आते हैं ओम के नियम से संबंधित। तो हमारी धारा क्या हो गई सर, धारा 2 एम्पियर, धारा 2 एम्पियर हो गई। अब देखिए ओम के नियम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है, अब आपको दे देगा, मान लीजिए धारा जो है 2 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, और जो विभव है वो 8 वोल्ट है, तो R ज्ञात कीजिए। बदल बदल के ऐसे ही देता है, अगर ऐसे देता है R ज्ञात करने के लिए तो सर जी R इक्वल टू होता है V/I, रख दीजिए V की जगह पे 8 और A की जगह पे 2, तो सर जी 4 ओम। फिर आपको ऐसे ही दे सकता है, यदि धारा I बराबर दिया हुआ है आपको 6 एम्पियर और प्रतिरोध R इक्वल टू दिया हुआ है 2 ओम, तो V पूछ दिया, तो V इक्वल टू सर V इक्वल टू आई आर। देखिए तीनों फॉर्मूले पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, ये तीनों फॉर्मूले पे आता है, 6 गुणे और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो सर जी 12 क्या वोल्ट। ये इतने फॉर्मूले पे, इतने तरीके से ओम के नियम और प्रतिरोध से संबंधित फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग प्रतिरोध और ओम के नियम से संबंधित सभी प्रकार से जितने फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकते थे उनको भी कर लिया, और जो मेन क्वेश्चन था वही था जो मैंने पीछे करवाई है, तो आते हैं तो 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद से हम लोग उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों आज के बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन आप अगर ऐसे बच्चे हैं जो हमसे नए जुड़े हैं तो बच्चे प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम की। क्लास 10th और 12th की हम बिल्कुल फ्री में कराते हैं। थैंक यू बच्चों।